दो नाम से जानते हैं, एक तो उद्देश्य का, एक प्रस्तावना। प्रस्तावना यह बोला जाता है, यहां पर कई प्रकार के सवाल हो जाते हैं कि भाई इसको प्रस्तावना क्यों बोला जाता है, इसको उद्देश्यता क्यों बोला जाता है, इसको उद्देश्यता एवं प्रस्तावना क्यों बोला जाता है। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो जैसे ही बात ये निकल के आती है कि भाई इसको उद्देश्यता क्यों बोला जाता है, उद्देश्यता का मतलब क्या है, उद्देश्य का मतलब क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप कहेंगे भाई यूपीपीसीएस में सिलेक्शन लेना है और क्या दिया एसडीएम बनना है, बाकी हमें संवैधानिक तरीके से जनता का सेवा करनी है, यही आपका उद्देश्य है, समाज को सुदृढ़ बनाना है, यही तो आपका उद्देश्य है। आप कहेंगे बिल्कुल। किसी किताब का अगर पूछ लिया जाए कि इस किताब का उद्देश्य क्या है, इस किताब का उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई जो इसमें पहले भूमिका के रूप में लिखा गया है उससे हम समझ जाएंगे कि इस किताब का उद्देश्य क्या है। देखिएगा, हर एक व्यक्ति का उद्देश्य तो होता ही है जीवन, चाहे कोई भी किताब हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई देश हो। अगर हम पूछ लें आपसे कि हमारे भारत का उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे कि भारत का उद्देश्य हमें तभी पता लगेगा जब हम भारतीय संविधान का अध्ययन करे होंगे, तभी तो हम भारत का उद्देश्य बता सकते हैं। बताइएगा कि जनता के क्या भारतीय संविधान जनता के लिए किस तरीके के अधिकार दिए हुए हैं, किस तरीके की समानता दी हुई है, किस तरीके के न्याय की व्यवस्था है। यानी कि अगर हम भारत का उद्देश्य या भारतीय संविधान का उद्देश्य जानने की कोशिश करेंगे तो हमें भारतीय संविधान की उद्देश्यता को पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम ये समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान का सार क्या है या भारत का सार क्या है। इसलिए इसको भारतीय संविधान की उद्देश्यता कहा जाता है। अगर बात निकल के आ जाए आपके सामने कि भाई इसका प्रस्तावना क्यों बोली जाती है, प्रस्तावना का मतलब है कि जिस प्रस्ताव के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रस्तावना बोला जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पहला संविधान का प्रारूप यानी कि प्रस्ताव रखा। जो इस उद्देश्यता में जिन बातों का जिक्र किया गया वही इस प्रस्तावना में भी था। यानी कि हमारी संविधान सभा के समक्ष जो एक प्रस्ताव पहुंचा था उसमें वही बातें थी जो भारतीय संविधान का उद्देश्य है। उन्हीं के ऊपर एक प्रारूप तैयार किया गया और उसी के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का उद्देश्य या प्रस्तावना क्या है, तो आप कहेंगे जो उद्देश्य है वही प्रस्तावना है या नहीं, इस बात को मान के चलते हैं, है? अगर हम बात करें कि हमारे उद्देश्य में हम भारत के लोग की बात की गई है, तो प्रस्तावना में भी इस बात का जिक्र था, यानी कि प्रस्ताव में भी इस बात का जिक्र था
कि जो भारत की जनता है उसके हाथ में संप्रभुता होनी चाहिए, या कह सकते हैं कि उसके हाथ में क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, संप्रभुता। इसीलिए यानी कि सारी स्वतंत्रता या सारी जितनी भी शक्तियां हैं, जो भी स्वतंत्रता है, वो सब किसके हाथ में होनी चाहिए, भारत की जनता के हाथ में होनी चाहिए। उस देश का यह प्रस्तावना क्यों कहती है, कैसे कहती है, किसने क्या कहा है, इन सब को रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपसे यह उम्मीद की जाती है कि इन बातों को रटा नहीं जाता है, इन बातों को केवल और केवल समझा जाता है। ठीक, कि उन्होंने ऐसा कहा था, प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा था। भाई परिचय पत्र है, कोई कहेगा कि भारतीय संविधान का संविधान की प्रस्तावना को सार तत्व कहा जाता है, आप बताइएगा, सारे तत्व तो है, तो इसको रटने वाली कोई जरूरत नहीं। ठीक, यहां पर रटना नहीं है, ना यूपी पीसीएस आपसे यह सवाल पूछेगा, लेकिन हाँ जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर जानकारी नहीं है तो आगे की आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे। ठीक, अच्छा अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि हमारे संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना जो भी है उसकी शुरुआत कहां से हो, आप कहेंगे कि भाई हमको तो पता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत के लोग, इससे इसकी शुरुआत होती है। कहां से, हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत होती है। सवाल वही हो जाता है कि भाई इससे इसकी शुरुआत क्यों हुई। आपके जहन में यह सवाल उठना लाजमी है, लाजमी है, केवल कह देने मात्र से थोड़ी नहीं है कि देखिएगा हमारे संविधान का जो उद्देश्य है उसकी शुरुआत हम भारत के लोग से हुई, नहीं, कह देने मात्र से नहीं है। यानी कि प्रश्न उठना चाहिए कि इसकी शुरुआत क्यों और कैसे, इस बात की भी प्रमाणिकता करिएगा। देखिएगा, जब हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो कोई एक व्यक्ति ने मिलकर तो संविधान का निर्माण किया नहीं। आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा, हर एक व्यक्ति के हित की बात की जा रही। जब भारत आजाद होने वाला था तो केवल एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही थी, या गिने चुने लोगों की बात नहीं हो रही थी, या अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक की सिर्फ बात नहीं हो रही थी, सभी की बात हो रही। इसमें तो बात यह निकल के आई कि जो भारत है इसमें जो शासन प्रणाली होनी चाहिए, यानी कि जो शासन का संचालन होना चाहिए, वो शक्ति किसके पास में, उसकी पावर कहां ट्रांसफर की जाए। क्या पावर व्यक्ति विशेष के हाथ में दे दी जाए, क्या पावर को यानी कि क्या शक्ति को व्यक्ति विशेष के हाथ में दे दी जाए। अगर व्यक्ति विशेष के हाथ में शक्ति चली जाती है तो शासन राजतंत्र आ जाएगा। क्या शक्ति को कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ट्रांसफर कर दी जाए, यानी कि अधिकारी तंत्र के हाथ में कर दिया जाए, या धर्म तंत्र की तरफ चला जाए, कहां चला जाए। इस विषय पर जब विचार हो रहा था
तो निष्कर्ष ये निकल के आया, या ये कहिएगा कि इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि लोगों के हाथ में शक्ति होनी चाहिए। किसके हाथ में? लोगों के हाथ में, यानी कि जनता के हाथ में शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम गिने चुने या कुछ ही चुनिंदा लोगों के हाथ में शक्तियां दे देंगे तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जनता का कल्याण करे या ना करे। यहां पर जब जनता के हाथ में हम शक्ति दे देंगे तो जनता अपना स्वयं कल्याण करेगी। यानी कि जो शक्ति है वो कहां दी गई? जनता के हाथ में। इसलिए इसकी शुरुआत कहां से की जाती है? तो आप कहेंगे कि हम भारत के लोग से शुरुआत की जाती है। यानी कि हम का मतलब है हम, आप सभी जो भारत के लोग हैं उनका ही, उन्हीं के हाथ में शासन का संचालन है। वो जिस तरीके से शासन का संचालन करना चाहते हैं उसी तरीके से शासन का संचालन होगा। उनके जो उद्देश्य हैं, उनके जो हित हैं, उनकी सभी की पूर्ति होगी। आप ही के हाथ में हमने शक्ति दे दी है। आप अगर पीसीएस बनना चाहते हैं बनिएगा, किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अगर गोवा घूमना जाना चाहते हैं जाइएगा, किसी की कोई रुकावट नहीं है। आप जो करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, जो आपके उद्देश्य हैं, जो हित हैं, उनकी आप पूर्ति कर सकते हैं। इसका मतलब यही है हम भारत के। शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ। यानी कि एक बात निकल के आ गई है कि जनता के हाथ में शक्ति है। और यह बात याद रखिएगा, शक्ति जिधर है दुर्गा उधर है। इसका मतलब यह है कि जिधर शक्ति है, जिधर पावर है, उधर ही सब कुछ है। यानी कि संप्रभुता भी है, संप्रभुता भी है। क्या है? संप्रभुता भी है। संप्रभुता का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ना आंतरिक दबाव ना बाहरी दबाव। सवाल खड़ा हो गया, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? जनता को संप्रभुता दी जानी चाहिए? है? दी जानी चाहिए। अब इसी बिंदु पर हमने आपको क्वेश्चन मार्क लगा के खड़ा कर दिया। मेरी बात को बहुत गौर से समझना, बहुत गहराई से, ठीक है? जनता के हाथ में शक्ति है, यानी कि शक्ति का मतलब पावर, पावर का मतलब है संप्रभुता। क्या जनता को संप्रभुता दी जानी चाहिए? जैसे ही हमारे संविधान निर्माताओं ने, या कह सकते हैं कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रारंभ किया तो उन्होंने लिखा हम भारत के लोग, यानी कि भारत के हाथ में ही सारी शक्तियां हैं, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। यानी कि जनता के हाथ में ही संप्रभुता है। क्या संप्रभुता जनता के हाथ में होनी चाहिए? तब अगली लाइन की तरफ आप जाएंगे। तब कहां जाएंगे? अगली लाइन के तरफ जाएंगे। तब बात निकल के आती है कि नहीं, शक्ति तो हमने दी है, लेकिन शक्ति हमने क्या किया? पहले नंबर 1 पे भारत की जनता को रखा। नंबर 1 पर किसको रखा? भारत की जनता को रखा। फिर इसके बाद में हमने देश को रखा। किसको रखा? दूसरे नंबर पर देश को। संप्रभुता तो दी है जनता को, लेकिन संप्रभुता प्रत्यक्ष
नहीं दी है, अप्रत्यक्ष। संप्रभुता हमने कहां रख दी? भारत को कैसा बनाएंगे? पहले तो हमने भारत की जनता के हाथ में शक्ति दी, फिर हमने भारत के निर्माण की भी बात की। हमने या हमारे संविधान निर्माताओं ने किसकी बात की? भारत के निर्माण की बात की। क्योंकि किसी भी राज्य को बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। राज्य का निर्माण ऐसे ही नहीं हो जाता है। राज्य के निर्माण के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या, फिर भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए। फिर इसके बाद में सरकार होनी चाहिए, फिर इसके बाद में संप्रभुता होनी। अगर ये 4 चीजें हैं तो वह एक देश राज्य की भूमिका निर्वहन करेगा। अगर इन 4 में से एक भी चीज गड़बड़ाई हुई है तो राज्य की भूमिका निर्वहन नहीं करेगा। गौर करके देखिएगा, 1947 के पहले हम राज्य की परिभाषा को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में संप्रभुता नहीं थी। हमारे पास में जनसंख्या भी थी, भूभाग भी था, सरकार भी थी, लीडरशिप भी थी, लेकिन क्या संप्रभुता थी? नहीं। संप्रभुता हमारे देश में कब आई? तो आप कहेंगे 1950 में। तो यानी कि राज्य का निर्माण हमने 1950 में किया, लेकिन हमारा उद्देश्य तो राज्य निर्माण का था। इसलिए भारतीय संविधान के उद्देश्य में हमने दूसरा पॉइंट, यानी कि राज्य निर्माण के लिए भूभाग की जो बात होती है और संप्रभुता की बात होती है या जिसकी बात होती है, तो इसको हमने दूसरे पॉइंट में रखा। पहले पॉइंट में हमने जनसंख्या को तो रख दिया, लेकिन दूसरे पॉइंट में इन तीनों बातों को हमने रखा। जिसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न गणराज्य बनाएंगे। ऐसा राज्य बनाएंगे जो पूर्ण तरीके से संप्रभु होगा। तभी तो राज्य की विशेषता को हम क्या कर पाएंगे? डिफाइन कर पाएंगे। और संप्रभुता कब हासिल हो पाएगी? तो आप कहेंगे जब देश में संपन्नता होगी। बिना संपन्नता के क्या संप्रभुता हासिल हो सकती है? बताओ, हो सकती है? नहीं हो सकती है। हम बिल्कुल गरीब हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। क्या हमारी संप्रभुता स्थापित हो पाएगी? यस या नो? नहीं हो पाएगी। कुछ लोग फालतू की चीजों में लगे रहते हैं। कोई सिलेबस डाल रहा हुआ है, कोई कछू डाल रहा हुआ है, फालतू की चीजें में लगे हैं। हाँ, यूपीपीसीएस का अभी यहाँ पर जब चीजें
संपन्नता, संप्रभुता स्थापित नहीं हो पाएगी जब तक संपन्नता नहीं हो। तो यानी कि अब सवाल ये उठ गया, हमने आपके पास में क्वेश्चन मार्क संप्रभु को लेकर लगा दिया था। क्या लगाया था? क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि संप्रभुता कहां होनी चाहिए। अगर संप्रभुता जनता के हाथ में दे देंगे, जनता के हाथ में दे देंगे तो समस्या हो जाएगी। यानी कि संप्रभुता का ही एक दूसरा, यानी कि पहले जो एक पार्ट है वो है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से ही संप्रभुता का निर्माण हुआ है। तो जनता को संप्रभुता नहीं दी गई है, जनता को क्या दिया गया है? आप कहेंगे स्वतंत्रता दी गई, संप्रभुता राज्य को दी गई, संप्रभुता राज्य को दी गई है। ठीक। और इस तरीके का हम भारत का निर्माण करना चाहते थे। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है या हम भारत का जो उद्देश्य है वो इस तरीके का था कि पहले हम जनता को रखेंगे, जनता के बाद में भारत को रखेंगे। अब जब हम राज्य का निर्माण कर लेंगे तो उस राज्य को शासन संचालन भी करना पड़ेगा, शासन संचालन करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए व्यवस्थाएं होना अति आवश्यक है। घर बना लिया, घर में लोग भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके संचालन करने के लिए हमें नियम भी तो बनाने पड़ेंगे। बताइएगा, बनाने पड़ेंगे या नहीं? बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। ऐसा ही है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले जनसंख्या को रखा, फिर भूभाग को रखा, फिर उस देश के शासन संचालन करने के लिए व्यवस्थाओं को रखा। क्या व्यवस्था है? लोकतांत्रिक। यानी कि हम शासन का संचालन कैसे करेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत। क्यों? क्योंकि हमने जनता को पहले रखा है, जनता को शीर्षक पर रखा है, इसलिए हम जो शासन का संचालन करेंगे वो कैसे करेंगे? लोकतांत्रिक उससे करेंगे। लोकतंत्र या लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोक का मतलब क्या है? जनता। और तंत्र का मतलब क्या है? शासन। जनता का शासन, यानी कि जनता स्वयं अपना शासन का संचालन करेगी। ये एक ऐसी प्रणाली है। तंत्र का मतलब समझिएगा शासन या व्यवस्था। यानी कि जनता जैसी व्यवस्था चाहेगी वैसी व्यवस्था का निर्माण होगा। यह जनता के ऊपर निर्भर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता क्या है? तो आप कह सकते हैं गंगोत्री है। ये गंगा की धारा है। गंगोत्री को जिस दिशा में बहना होगा उस दिशा में ढाल जिस दिशा में मिलेगा उसी दिशा में धारा लेके निकल जाएगी। मेरी बात को समझ रही हैं? गंगोत्री के ऊपर निर्भर करेगा कि कैसी धारा में चलना है, गंगा के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आपको पता हो तो आपको
कि यहां पर इस शासन प्रणाली में जनता के ऊपर निर्भर करेगा कि वह कैसा शासन चाहते हैं। उन्हीं के हाथ पर है, जैसा शासन चाहेंगे वैसी ही व्यवस्था स्थापित होगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। लोकतंत्र का मतलब यह है कि जैसा आपने मन बना लिया है वैसी ही व्यवस्था आपको नजर आएगी। तो ऐसी व्यवस्था के तहत में शासन संचालन करवाना चाहिए। यानी कि पहले हमने जनसंख्या यानी कि भारत के लोगों को रखा और फिर इसके बाद में भारत को रखा कि भारत का निर्माण कैसे करेंगे, फिर इसके बाद में भारत और जनता के तहत में शासन का संचालन कैसे किया जाए। तो हमने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाएं। मैंने आपको यह भी बताया है कि ये एक चीज से केवल और केवल शासन का संचालन नहीं, लोकतंत्र के साथ में गणतंत्र भी जुड़ा होता है। क्योंकि जो देश लोकतांत्रिक होगा वह देश गणतांत्रिक जरूर होगा। कई छात्र यहां पर गलतियां कर लेते हैं। गणतंत्र का मतलब समझने लगते हैं कि जिन देशों में चुनाव होते हैं उन देशों में क्या होता है, गणतंत्र होता है। या कई लोग यहां पर दिक्कत लोकतंत्र में भी कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि जिन देशों में चुनाव होते हैं वो देश लोकतांत्रिक होता है। उस विषय पे हम बहुत ज्यादा तो लोकतांत्रिक के उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ चुनाव होना नहीं होता है। गणतंत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि एक निश्चित समय सीमा के बाद में चुनाव होना, यह बिल्कुल नहीं है। यहां पर जो भी व्यक्ति है वह व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठ सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे हम हो। ऐसा नहीं है कि नहीं बैठ सकता है। यानी कि चाहे आप विधानसभा का चुनाव लड़िएगा, चाहे आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िएगा, यहां पर किसी प्रकार का कोई बंधक वाली स्थिति नहीं नजर आएगी। चाहे आप स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बनिएगा, चाहे अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बनिएगा, लेकिन बस इतनी बात है कि इन जो भी पद हैं उनमें आर्हताएं लगा दी गई हैं। आर्हताओं के आधार पर आप किसी भी पद को हासिल कर सकते हैं, चाहे स्थायी कार्यपालिका का हो चाहे अस्थायी कार्यपालिका का हो। गणतंत्र का मतलब यह होता है जो आप चाहते हैं वो आप। गण का मतलब क्या है? गण का मतलब क्या है? एक समाज। तंत्र का मतलब व्यवस्था, यानी कि समाज की व्यवस्था में अगर आप हाथ से कोई भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी वहां पर। एक तो आपको लोकतंत्र दिया गया, आपकी व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था में भी अगर आप समाज का हिस्सा भी बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं बड़ी आसानी से। यहां तक बात समझ में आई? बताइएगा, किसी को कोई समस्या? बताओ भाई, किसी को कोई समस्या? नहीं? क्लियर है?
चलिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि अभी तक हमने पहले भारत की जनता को जाना, यानी कि जनता के पास में पहले किसको रखा गया? आप कहेंगे संविधान निर्माताओं ने पहले किसको रखा? आप कहेंगे भारत की जनता, भारत की जनता को। फिर इसके बाद में किसको रखा? तो आप कहेंगे किसी भी राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए भूभाग को रखना होगा, यानी कि फिर भारत को रखा, भारत को संप्रभु। ठीक, फिर किसको रखा? तो आप कहेंगे कि सरकार, यानी कि शासन प्रणाली। तो लोकतंत्र और गणतंत्र को रखा, गणतंत्र को रखा। अब किसको रखा जाएगा? ये तो बातें हो नहीं, अब जनता को अधिकार भी तो देने होंगे, क्योंकि जब तक जनता को अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक क्या जनता का कल्याण हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। जनता का कल्याण नहीं हो सकता है। जनता को अधिकार देना अति आवश्यक है, या कह सकते हैं जनता के साथ में जब तक न्याय नहीं करेंगे तब तक क्या जनता का कल्याण हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो न्याय, अब जनता के उद्देश्यों, हितों, आकांक्षाओं की पूर्ति की जा रही है। पहले भारत की जनता के हाथ में शासन का संचालन दिया गया, फिर भारत को कैसा बनाया जाए यह स्पष्ट किया गया, किसके तहत बनाया जाए यह स्पष्ट किया गया। अब जो भारत की जनता है उसकी आकांक्षाएं कुछ होंगी, उसके उद्देश्य कुछ होंगे, उसके हित कुछ होंगे, उनकी पूर्ति कैसे की जाए? उसके लिए क्या चाहिए? न्याय चाहिए। पहली बात, न्याय। न्याय कैसा होना चाहिए? न्याय कैसा होना चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में आप घूम के आइएगा, न्याय तीन ही प्रकार का मिलेगा: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। यही तीन प्रकार का न्याय होता है, अन्यथा चौथा कोई प्रकार नहीं होता है। और इसमें से किसी एक भी न्याय की अवधारणा को आपने कट कर दिया, यानी कि खंडित कर दिया, तो न्याय की परिभाषा सुनिश्चित भी नहीं। मेरी बात को बहुत गहराई से समझिएगा, तब न्याय की परिभाषा सुनिश्चित भी नहीं होती है। तो यानी कि न्याय हमें देना तीन ही प्रकार का पड़ेगा। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? यानी कि समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये तो सामाजिक न्याय हो गया। सामाजिक न्याय का मतलब यह भी है कि भाई समाज में जितने भी संसाधन हैं उन पर सभी लोगों का बराबरी का अधिकार होना चाहिए। उन पर सभी लोगों का बराबरी का अधिकार होना चाहिए। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में आर्थिक स्थिति बेहतर होनी चाहिए। और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की राजनीति में भूमिका होनी चाहिए। आप कहेंगे ये न्याय करेगा कौन? क्वेश्चन मार्क, कि भाई ये न्याय करेगा
कौन? किसके पास में ये दायित्व है? क्या संविधान अपने पास में रखे हुए है दायित्व, या न्यायपालिका को सौंपा हुआ है, या कार्यपालिका को सौंपा हुआ है, या विधायिका को सौंपा हुआ है? कौन न्याय करेगा? किसके पास में पावर है? तो आप कहेंगे राज्य के पास। किसको ये न्याय की व्यवस्था दी है? तो आप कहेंगे राज्य के पास। सवाल ये है, राज्य का मतलब यहां स्टेट मत समझना, राज्य का मतलब होता है सत्ता या सरकार, ठीक? संविधान में यहां पर सवाल यह है कि राज्य को यहां पर क्यों दिया गया है? राज्य क्यों न्याय करेगा? क्योंकि राज्य के पास में शक्ति दी गई। राज्य के हाथ में शक्ति दी गई है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। जब राज्य को शक्ति दी गई है तो राज्य ही न्याय करेगा, राज्य ही न्याय करेगा, और कोई न्याय कर ही नहीं सकता है। सवाल यह था कि इस न्याय की व्यवस्था को कहां रखा जाए, भारतीय संविधान के किस सेक्शन में रखा जाए? क्योंकि न्याय का मात्र कह देने मात्र से नहीं होता है। न्याय का मतलब होता है कि जो व्यक्ति के उद्देश्य हैं, जो व्यक्ति के हित हैं, जो व्यक्ति की आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति की जा सके, तभी तो न्याय होगा। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके जो उद्देश्य हैं, जो हित हैं, उनकी जब तक हम पूर्ति नहीं करेंगे तब तक आपके साथ में न्याय हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, नहीं हो पाएगा हमारे साथ में न्याय। बिल्कुल सही बात। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारतीय संविधान में एक प्रावधान भी रखा हुआ है, व्यक्तियों के लिए अधिकार भी रखे हुए हैं। इन अधिकारों को जो अमेरिका के राइट्स ऑफ बिल हैं, उसकी भांति से लिया हुआ था, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, यानी कि मूल अधिकार। मूल अधिकार, सवाल यह उठ जाता है कि ये भाई मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार होते क्या है? मूल अधिकार का मतलब ये है कि वे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से मिल जाए, इन अधिकारों को किसी भी तरीके से राज्य हनन नहीं कर सकता है। अगर राज्य ने हनन किया है तो इन अधिकारों के खिलाफ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी अपील दर्ज करा सकता है, और किसी भी स्थिति में राज्य इन अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता। ऐसे अधिकार होते हैं, तो ऐसे अधिकारों में ही न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल, ऐसे अधिकारों में ही न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यानी कि न्याय को फंडामेंटल राइट में रखा गया। एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया है कि मूल अधिकारों का, पहली बात, मूल अधिकार का मतलब क्या है? जो व्यक्ति को स्वतः मिल जाए, स्वतः मिल जाए। दूसरी बात कि इनके खिलाफ न्यायालय जा सके, न्यायालय जा सके। तीसरी बात, इनका राज्य समाप्त ना कर सके, समाप्त ना कर सके, यानी कि राज्य ने अगर हनन किया तो व्यक्ति न्यायालय जा सके, और राज्य इनको समाप्त भी नहीं कर सकता है। समाप्त का मतलब संविधान में संशोधन करके इनको खत्म नहीं किया जा सकता। इस आधार पर इन अधिकारों को मूल अधिकार माना गया। अब बताइएगा, इसको हम बता रहे हैं कि फंडामेंटल राइट में रखने का प्रावधान है। अब बताइएगा
सामाजिक न्याय तो फंडामेंटल राइट में रखा जा सकता है, क्योंकि समाज में न्याय देना ही है। इसमें किसी भी प्रकार का राज्य का पैसा खर्च नहीं हो रहा है। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर दिक्कत नहीं होगी। राजनीतिक न्याय को भी यहां पर रखा जा सकता है फंडामेंटल राइट में। क्या आर्थिक न्याय को रख सकते हैं? अगर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है और उसने कहा कि हमको भाई आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत करनी है, और अगर राज्य ने उसका सहयोग नहीं दिया, क्योंकि राज्य के पास में शक्ति है, और जब राज्य के पास में शक्ति है तो राज्य ही न्याय करेगा, और राज्य ने उसके साथ में न्याय नहीं किया तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इस बात को लेकर हमारे संविधान निर्माता थे, उनमें विचार विमर्श होने लगा। क्यों होने लगा? इसलिए होने लगा क्योंकि हमारे पास में 1950 या 1947 का दौर आप देखिएगा कि गुलामी से हम निकले थे। इतनी बेहतर स्थिति नहीं थी कि हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ में आर्थिक न्याय दे सकें, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दे सकें। नौकरी वाली बात नहीं है, रोजगार। आज भारत उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, लेकिन पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। आज भारत दावा करता है कि 9 करोड़ रोजगार हमने दिए। उत्तर प्रदेश दावा कर रहा है, सभी राज्य दावा कर रहे हैं कि हमने इस वर्ष इतने दिए, हमने इस वर्ष इतने दिए। ठीक, अभी भी ये फंडामेंटल राइट में नहीं है आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय एक बहुत बड़ी समस्या बन गई कि इसको रखा ना जाए, इसको क्या किया जाए, इसको फंडामेंटल राइट में ना रखा जाए। और एक और हमने शुरुआत ही में बताया था जब हम न्याय पढ़ा रहे थे कि अगर एक भी अवधारणा कट कर दी तो ये न्याय व्यवस्था, जो न्याय की जो परिभाषा है, वो सही तरीके से परिभाषित नहीं होती। तो न्याय तो तीनों चीजों को देना ही पड़ेगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान का अध्ययन किया। वहां भी मूल अधिकार है, वहां भी फंडामेंटल राइट जैसी व्यवस्था है, लेकिन वहां के और अमेरिका के मूल अधिकारों में क्या अंतर है? वहां के मूल अधिकारों में यह अंतर है कि उनके खिलाफ, जो आयरलैंड के फंडामेंटल राइट थे, उनके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। कहां नहीं जा सकते हैं? न्यायालय नहीं जा सकते हैं। वो राज्य के ऊपर निर्भर करेगा। राज्य करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो अच्छी। वो राज्य के ऊपर निर्भर करेगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान का जब अध्ययन किया तो वहां पर जिस तरीके के फंडामेंटल राइट थे उनको उठा लिया और उनको भाग 4 में रख दिया। यानी कि ये जो व्यवस्था है, भाग 3 में मूल अधिकार वाली व्यवस्था को रखा और भाग 4 में इसी का एक और पार्ट भाग 4 जोड़ा, जिसमें डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रख दिया और उसमें ही आर्थिक न्याय का प्रारूप भी रख दिया। यानी कि राज्य के ऊपर निर्भर करेगा। अगर राज्य कल्याण करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं चाहता है नहीं कर सकता। इसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसको कहां रख दिया? यहां आर्थिक न्याय से संबंधित जितनी भी चीजें थी ज्यादा से ज्यादा वो कहां रख दी गई? टीपीएसपी में। तो यानी कि न्याय की जो परिभाषा है वो सही तरीके से परिभाषित भी हो गई और उसको अलग अलग कैटेगरी में भी
रख दिया गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि न्याय किस तरीके का दिया गया और कहां है? चलिए, तो अब आगे चलते हैं। न्याय के बाद में यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बड़ी कम संख्या है, सब ज्ञानवान हो गए, कुछ ही लोग बचे हैं हमारे जैसे। बाकी सब एकदम ज्ञानवान हो गए, बात तो मानना पड़ेगा। अब देखिएगा, अब बात निकल के आई कि चौथा न्याय हो चुका है। पांचवा हम देख रहे हैं स्वतंत्रता, यानी कि हमने आपको क्या बताया कि व्यक्ति के कल्याण के लिए, किसके? व्यक्ति के कल्याण के लिए या व्यक्ति के हितों आकांक्षाओं, लिखाएंगे नहीं, समझा दे रही हैं। अब लिखाने वाली परंपरा हम छोड़ चुके हैं। अब जो बैच आ रहा है वो लिखाने वाली परंपरा से इतर है, ठीक है। अब पढ़ाने वाला रहेगा। अब की बार में लिखाने वाला था, अब जो बैच आ रहा है वो लिखाने वाला नहीं है, ठीक। चल समझने की कोशिश करो। जो बात अब निकल के आ रही है कि भाई व्यक्ति के हितों और आकांक्षाओं की पूर्ति या उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए केवल न्याय से काम नहीं चलेगा, व्यक्ति को स्वतंत्र भी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संप्रभुता जो थी वो हमने राज्य में स्थापित कर दी, यानी कि भारत को दे दी। अब व्यक्ति के पास में तो कुछ बचा नहीं, तो व्यक्ति को क्या देना पड़ेगा? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो दी गई है वो 4-5 प्रकार की भारतीय संविधान में व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई। कितने प्रकार की? आप कहेंगे 5 प्रकार की। नंबर 1, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रता है ये लोकतंत्र का, ये समझिएगा, मूल हथियार है। यानी कि व्यक्ति के जो शासन प्रणाली दी गई थी उसका सही तरीके से संचालन कैसे हो, इस बात की स्वतंत्रता हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 में दी गई है, जिसको हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में जानते हैं। इसी को भारतीय संविधान की उद्देश्यता में भी परिभाषित किया गया स्वतंत्रता के अंतर्गत। वाक का मतलब बोलने का, अभिव्यक्ति का मतलब है अपनी अभिव्यक्ति को किसी भी रूप में आप प्रेजेंट कर सकते। पहले कई प्रकार थे, आज भी कई माध्यम है अपनी अभिव्यक्ति को करने के लिए। पहले आप देखते हैं नाट्य कला के माध्यम से, आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, अपनी चीजों को लिखकर किसी के सामने रख सकते हैं कहीं। आजकल मुझे लगता है बहुत कम लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो ज्यादातर लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया करके न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें। मैं आज भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, ठीक। उसमें जो आर्टिकल आता है वो, उसको जब आप पढ़ेंगे तो व्यक्ति की अभिव्यक्ति तो है, आजादी तो है, उसको उस माध्यम से दर्ज करा रहा है। सोशल मीडिया के दौर में लोग यूट्यूब पर कहीं कहीं अलग अलग तरीके से, कई लोग मोटिवेशन कर रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं, कई, सब लोग अपना अपना अभिव्यक्ति दर्ज कर रहे हैं, ठीक। यानी कि यह अधिकार, ये
चीज की स्वतंत्रता दी गई। फिर इसके बाद में क्या दिया गया? विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास, आप किसी भी व्यक्ति पर या किसी पर भी विश्वास कर सकते, ये आपको स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है विश्वास की। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि नहीं इस व्यक्ति पर हम विश्वास कर रहे हैं, आपको नहीं, उससे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक कल्याण हो ही नहीं सकता। तो विश्वास करना ही होगा। और इस बात की भारतीय संविधान में भी आपको स्वतंत्रता दी गई कि किसी पर भी विश्वास करिए, किसी भी रूप में आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाया जाए। हो सकता है आप माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों का विश्वास कर रहे हो, तो विपक्ष आपसे यह थोड़ी नहीं कहेगा कि नहीं आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, या विपक्ष राहुल गांधी जी की बातों का आप विश्वास कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा कि ऐसे कैसे आपने उनकी बातों का विश्वास कर लिया, क्योंकि आपको इसकी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, इसके बाद में धर्म की विचार एवं अभिव्यक्ति की हो गई। फिर इसके बाद में धर्म की धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी भी धर्म के हो, कोई भी धर्म अपना रहे हैं, किसी भी धर्म को मान रहे हैं, किसी कुछ भी आप कर सकते हैं, इसकी भी आपको स्वतंत्रता दी गई। क्योंकि जब तक व्यक्ति धर्म नहीं अपनाएगा तब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा। यानी कि धर्म और कर्म का एक दूसरे से जुड़ाव है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म अपने अनुसार मानने की स्वतंत्रता दी जाए। कार्ल मार्क्स जैसे विचारक कह रहे थे कि धर्म तो व्यक्ति की वह अफीम है, धर्म तो व्यक्ति की अफीम की तरीके से। तो आप समझ रहे हैं कि इसलिए धर्म की भी स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद में आपको किसकी स्वतंत्रता दी गई है? तो आप कहेंगे उपासना की स्वतंत्रता। किसकी? उपासना, यानी कि पूजा। विश्वास चीज अलग है, पूजा करना यानी कि उपासना करना किसी की भी आप कर सकते हैं, इसकी भी आपको स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता में आपको याद रखना होगा, कभी कभी यूपीपीसीएस यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो आप कहेंगे 5 प्रकार की। वाक नंबर 1, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई। ये स्वतंत्रता कहां नजर आती है? तो आप कहेंगे फंडामेंटल राइट में और उद्देशिका में, यह स्वतंत्रता नजर आती है। ठीक, यानी कि व्यक्ति के आकांक्षाओं, हितों और उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए न्याय और स्वतंत्रता और समानता दी गई। ये 3 चीजें दी गई हैं जो हम पढ़ते हैं कि संविधान ने लोगों के हितों, आकांक्षाओं और उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए संविधान ने व्यक्ति को हितों, उद्देश्यों और आकांक्षाओं की पूर्ति करने का कर्तव्य निभाया है। तो ये जो कर्तव्य कैसे निभा रहा है? तो आप कहेंगे न्याय और स्वतंत्रता और समानता के तहत। ठीक, अब बात निकल के आती है कि समानता कैसी है। आप कहेंगे समानता प्रतिष्ठा एवं अवसर की।
एवं अफसर की, यानी कि प्रतिष्ठा की और अफसर की यह स्वतंत्र, यह समानता दी गई। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में आप क्या ना करें, तो आप कहेंगे कि अपमान ना करें। किसी व्यक्ति का किसी भी रूप में अपमान ना करें। अगर आप सम्मान नहीं कर पाते, इसकी आपको क्या दी गई है? समानता दी गई है। यानी कि किसी भी रूप में आप भेदभाव नहीं कर सकती। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का आपको सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान नहीं कर। हर एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। यह आर्टिकल 21 अधिकार देता है, आर्टिकल 14 अधिकार देता है। ठीक, तो यह दी गई है। इसके बाद में अफसर की समानता। अफसर की समानता का मतलब यह है कि मौका। अभी यहां पर अफसर की समानता को लेकर राज्यसभा में एक विधेयक लाया गया अभी, लेकिन अभी पास नहीं हो पाया है। इसमें अफसर की समानता की जगह पर कई चीजों को रखा गया है। ठीक, जिसमें यह बोला गया है कि किसी हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति वो प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक वो हाँ आर्थिक संसाधन तक सभी आर्थिक संसाधन तक सभी की पहुंच हो। इस तरीके के प्रावधान अफसर की समानता के अंतर्गत रखे गए थे कि यह जो अफसर की समानता है इसको बदल दिया जाए, यहां पर इन शब्दों का जिक्र किया जाए। लेकिन अभी यह विधेयक पास नहीं हो पाया, तो अभी आप कहेंगे कि जो समानता है वो दो ही प्रकार की मिलती है। कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा और अफसर की। ठीक, ये तीन चीजें जो हैं, न्याय, समान वो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और समानता, ये तीन चीजें व्यक्ति के कल्याण के लिए, यानी कि कह सकते हैं व्यक्ति के हितों आकांक्षाओं और उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए लाई गई। पहले नंबर पर भारत की जनता को रखा गया, दूसरे नंबर पर भारत को, फिर इसके बाद में भारत के शासन संचालन के लिए, फिर इसके बाद में भारत की जनता के जो हित हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति कैसे, उसके लिए भी प्रावधान रखे गए। और इसी कारण भारत में फंडामेंटल राइट जैसा प्रावधान रखा गया, जिसके कारण ये जो आकांक्षाएं, हितों और उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए भारतीय संविधान में आपको फंडामेंटल राइट नजर आएगा। और फंडामेंटल राइट को दो भागों में, एक भाग 3 और एक भाग 4 में डिवाइड किया गया है। एक में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, भाग 3 के तहत में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, भाग 4 के तहत में आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह प्रावधान रखा। क्यों? क्योंकि भाग 4 में आर्थिक न्याय की बात की गई, आर्थिक न्याय की बात की गई है, लेकिन भाग 3 में राजनीतिक सामाजिक की बात की गई। भाग 4 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों पहलुओं की बात की गई, लेकिन ज्यादातर पहलू आपको आर्थिक न्याय के ही नजर आएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई? बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को?
किसी को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलिएगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब क्या हो गया। पहले भारत की जनता, फिर भारत के जनता के अधिकार, अब भारत की जनता में एक बंधुत्वता, एकता भी तो लानी चाहिए। कैसे आई? तो अब क्या बोला गया है कि प्राप्त करने वाले तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा, यानी कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता ये भी जरूरी है। जब तक व्यक्ति की गरिमा नहीं होगी, तब तक क्या राष्ट्र में एकता हो सकती है? एकता हो सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या भारत अखंड हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। या राष्ट्र एक अखंड के रूप में हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यानी कि व्यक्ति की गरिमा बहुत जरूरी है। यानी कि हितों आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ साथ व्यक्ति की गरिमा बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकारी नहीं होगा, तब तक समाज में एकता आ ही नहीं सकती। बताइएगा, कोई हमारा अपमान करे, हम उसके प्रति एकता का भाव रखेंगे, भाईचारा का भाव रखेंगे? नहीं रखेंगे। अखंडता होगी? नहीं होगी। इसलिए व्यक्ति की गरिमा बहुत जरूरी है। तब एकता आ पाएगी, तब भाईचारा नजर आएगा। तो इसको भी सुनिश्चित किया गया है, और इसको सुनिश्चित करने के साथ में तब क्या आएगा? जब एकता होगी, जब भाईचारा होगा, तभी तो बंधुत्वता बढ़ेगी। बंधुत्वता बढ़ेगी, अन्यथा बंधुत्वता कैसे आएगी? अन्यथा भाईचारा कैसे आएगा? नहीं आएगा। इसी पूरी बात को दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा की तारीख 26 नवंबर को एतद द्वारा, यानी कि जो संविधान सारे शास्त्री थे, यानी कि जो संविधान निर्माता थे, उनके द्वारा ये जो सब बातें बताई गई हैं, उनके द्वारा हम सब भारतवासी आत्मसमर्पित अधिनियम में, यानी कि संविधान को मानते हैं, आत्मसमर्पण कर लिया है। आत्मसमर्पण का मतलब इसी के नीचे हो गए हैं, यही सबसे ऊपर है, यही सब कुछ है। आत्मसमर्पण, अपने आप को हमने इसी के प्रति समर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण और अधिनियम में, यानी कि इसमें जो भी प्रावधान दिए गए उनको सबको हम मानेंगे, अधिनियमित करेंगे। इसके नियम के,
इसमें जो भी नियम दिए गए उनको मानेंगे और क्या किया है, हमने अंगीकार भी किया है, यानी कि हमने अपनाया है, हमने इसको अपना लिया है। कब? 26 नवंबर। ये भारतीय संविधान का जो उद्देश्य थी, जो प्रस्तावना थी, ये बात थी। और ये हमने किसके द्वारा? तो 26 नवंबर 1949 को इसका जो निर्माण हुआ है, एतद द्वारा का मतलब है संविधान सभा के द्वारा हमने इसको क्या किया है? अपनाया है, अंगीकार किया है। संविधान सभा के द्वारा हमने क्या किया है? अंगीकार किया है। अंगीकार यानी कि अपना लिया है, और इसको हमने क्या किया है? इसके प्रति हम आत्मसमर्पण हो गए, यानी कि अपने भाव को इसी के प्रति रखते, आत्मसमर्पण हो गए। ठीक, इतनी बात थी। लेकिन क्या हुआ कि ये सब प्रावधान मूल संविधान में था। 82वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 बातें और जुड़ी। नंबर 1, आप कहेंगे कि क्या जुड़ा? समाजवादी। समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। क्या समाजवादी शब्द की परिभाषा इसके पहले भारतीय संविधान नहीं करता था? क्या 82वें संविधान संशोधन 1976 के बाद ही क्या समाजवादी शब्द की परिभाषा की? आप कहेंगे बिल्कुल। इसके पहले भी भारतीय संविधान समाजवादी लक्षणों को आत्मसात किए हुए था, लेकिन इसे भारतीय संविधान के उद्देश्य में रख दिया गया। तो हम समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। तो आप कहेंगे समाज। ठीक, ये बात जोड़ी गई। दूसरी, पंथ निरपेक्ष। आप कह सकते हैं क्या भारत पहले पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं था? था। भारत पहले भी पंथ निरपेक्ष राज्य था। जैसे कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 और कई अनुच्छेदों में आपको प्रावधान नजर आएगा फंडामेंटल राइट के, जिनमें आपको नजर आएगा कि हमारा जो भारत है, जो भारत का संविधान है, वो पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा को विकसित किया हुए है। लेकिन इसको समझने के लिए भारतीय संविधान के उद्देश्य में इसका प्रावधान रख दिया। फिर इसके बाद में अखंडता, अखंडता को और जोड़ दिया गया। पहले एकता तो थी, अखंडता को और परिभाषित कर दिया गया, तो इसमें अखंडता भी शब्द डाल दिया। ये 3 शब्द और जोड़ दिए गए 82वें संविधान संशोधन 1976। तभी सवाल ये पूछा जाए कि 1975 के पहले भारतीय संविधान की उद्देश्य कैसी थी? तो आप कहेंगे कि भारतीय संविधान की उद्देश्य थी, हम भारत के लोग भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। ठीक, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। जब आपसे यह पूछ लिया जाए कि 1977 में भारतीय संविधान के उद्देश्य कैसी है, या वर्तमान समय में भारतीय संविधान के उद्देश्य कैसी है, तो आप कहेंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। ठीक, इस बात को याद रखिए, इन्हीं बातों से सवाल पूछा जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब यह निकल के आता है कि भारतीय जो संविधान है उसमें संशोधन हुआ, उद्देश्य में संशोधन हुआ है या नहीं? भारतीय संविधान की उद्देश्य में संशोधन किया गया है या नहीं? अगर किया गया है तो कब किया गया है, क्यों किया गया है, यह भी सवाल है। नंबर 1 कि संविधान की एक सवाल बहुत
अच्छा, उत्तर है कि संविधान के उद्देशिका में संशोधन हो सकता है। संविधान की उद्देशिका में संशोधन हो सकता है। तो आप कहेंगे कि भाई एक केस आया था, बेरुवाड़ी केस। बेरुवाड़ी केस 1960 का मामला है, जिसने कहा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न्यायपालिका ने कहा यह संविधान का अंग नहीं है, यह संविधान का अंग ही नहीं है, यानी कि इसका हिस्सा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह संविधान के निर्माण के बाद में भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान में जोड़ा गया, इसलिए यह संविधान की क्या नहीं है, अंग नहीं है, हिस्सा नहीं है। लेकिन वही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस आया, न्यायपालिका ने अपनी ही बात को इस केस में पलट दिया। कब? केशवानंद भारतीय, केशवानंद भारतीय 1973 के मामले में अपनी ही बात को न्यायपालिका ने पलट दिया, कहा कि भारतीय संविधान का जो अंग है वो उद्देशिका है। क्यों? भारतीय संविधान के निर्माण की जो पृष्ठभूमि है वो इसी उद्देशिका से प्रारंभ हुई थी, इसलिए भारतीय संविधान का यह अंग है। और इसके बाद में 1976 में भारतीय संविधान की उद्देशिका में पहली बार क्या किया गया है? आप कहेंगे संशोधन किया गया है, संशोधन किया गया है। तो संशोधन किया जा सकता है, ठीक। कभी सवाल यह पूछ दिया जाए कि किस केस में कहा गया है कि भारतीय संविधान उद्देशिका की मूल आत्मा है, तो आप कहेंगे पहली बार न्यायपालिका ने गोरखनाथ केस में इस बात को डिफाइन किया था कि भारतीय संविधान की मूल आत्मा भारतीय संविधान की उद्देशिका है, ठीक। अगर यह पूछ दिया जाए कि संविधान की उद्देशिका क्या है, तो आप कहेंगे भारतीय संविधान की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन ज्यादातर विचारकों ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आप कहेंगे उद्देशिका को ही माना है, ठीक। क्लियर है यहां तक? बात बताइए।